आज हम पढ़ने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 में जो नया एनसीईआरटी का कोर्स लागू है उसके अंदर टेंस और टेंस में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने एक लंबा वीडियो बना के अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो एकदम छोटा सा टेंस है। तो चलिए, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों एक्शंस के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो। बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही आपको बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार। तो इसका हिंदी नाम भी होता है लगातार वर्तमान काल भी बोलते हैं इसको, लगातार वर्तमान काल। ठीक है, हिंदी में इसको लगातार वर्तमान काल भी बोल सकते हैं। तो मतलब इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो या फिर वर्तमान में जारी हो। जैसे मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वर्तमान में पढ़ा रहा हूं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कब तक पढ़ाऊंगा या फिर मैं कब से प्रारंभ हुआ था, इससे कोई संबंध नहीं है। मैं अब बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो, यदि हिंदी वाक्यों की पहचान करें कि भाई आपको हिंदी में कोई वाक्य लिख के दे दे और पूछे कि बताओ ये जो वाक्य है वो किस टेंस से संबंधित है, तो आपको क्या करना है? उस वाक्य के अंत में, क्रिया के बाद में या फिर वाक्य के अंत में क्या देखना है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। जिस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम देख रहे थे, क्या देख रहे? ता है, ती है, ते है, ता हूं, तू हूं। उसी हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है? उस वाक्यों के अंत में हमें क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये देखिए रहा हूं आ गया, मतलब ये जो वाक्य है वो किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब राधा विद्यालय जा रही है, तो इसमें रही है आ गया, मतलब ये भी टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस हिसाब से हम हिंदी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। हिंदी में आपको कोई वाक्य लिख के दे दे और पहचान पूछ ले कि बताओ ये जो वाक्य है वो किस टेंस से संबंधित है। इसी हिसाब से आपको इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी का कोई सेंटेंस दे दे लिख के और बोल दे कि आप बताओ ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से संबंधित है, तो उसके लिए हमें एडवर्ब्स याद करनी पड़ती है। देखिए एडवर्ब, तो इस टेंस की एडवर्ब क्या होगी? नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, डे बाय डे और टुडे। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं, आपको यदि कोई भी सेंटेंस के अंदर मिल जाए तो वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार वर्तमान काल का हो जाएगा। अब हमें एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हिंदी वाक्य तो पूछेगा नहीं, अगला इंग्लिश के जो वाक्य हैं वही पूछता है। इसीलिए एडवर्ब्स, अब जो हमारे लिए ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, हिंदी वाक्यों की कैसे पहचान कर सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम के अंदर हमें एडवर्ब्स ध्यान रखनी है कि नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, डे बाय डे और टुडे। अब देखो, कल परसों जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वीडियो डाला था उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इनको याद करने की कोई ट्रिक है क्या, कि एडवर्ब्स याद कैसे करें? तो देखो, इनके एडवर्ब्स को याद करने की कोई ट्रिक तो नहीं होती है, लेकिन यदि आपको इनका हिंदी अर्थ याद है तो आप हिंदी अर्थ को किसी भी वाक्य से या फिर टेंस से थोड़ा सा सोच के देखना, आपको 100% पता चल जाएगा कि ये जो एडवर्ब हो किस वाक्य की है। देखिए, जैसे यदि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एक रूल पढ़ा था कि जो कार्य हमेशा हो या फिर जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, डेली रूटीन जो कार्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये हमने रूल पढ़ा था। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यदि आपको एडवर्ब्स याद हो तो उसमें आता है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब कि हमेशा। डेली, डेली का मतलब भी क्या होता है? प्रतिदिन। तो रूल ये कहता है कि यदि प्रतिदिन या हमेशा जो कार्य किए जाते हैं वो किन में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और उसकी जो जितनी भी एडवर्ब्स थी उनका सब आप हिंदी, मैंने बताया हुआ है ऊपर हिंदी उसका लिखा हुआ था, आप पढ़ना और उनके हिंदी को समझ के फिर उस टेंस से कंपेयर करके देखना, आपको 100% पता चल जाएगा ये जो एडवर्ब वो किस टेंस की है। क्योंकि उसमें लगभग जो एडवर्ब्स थी एकदम आसान, या तो उनका अर्थ था प्रतिदिन या हमेशा,
तो ये जो एडवर्ब्स हैं उनकी ट्रिक कोई नहीं होती है, आप उनका यदि हिंदी याद कर लेते हो तो हो सकता है हिंट के तौर पे आप उसको काम ले देखो अब इनकी बात करें तो नाउ, नाउ का हिंदी होता है अब, नाउ मीन्स क्या होता है अब। तो अब मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, मैं यदि कोई काम कर रहा हूं, अब मैं विद्यालय या फिर अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बाहर अब वर्षा हो रही है, बाहर अब वर्षा हो रही है, तो अब आया ना, मतलब अब जो कार्य मैं कर रहा हूं वर्तमान में जारी है, और जो वर्तमान में कार्य जारी होता है उसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लगातार वर्तमान काल कहते हैं। तो पहचान सकते हो कि जो एडवर्ब है किसकी है, देखिए नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का हिंदी होता है इन दिनों, दीज डेज क्या भी होता है इन दिनों, मतलब जो कार्य इन दिनों हो रहे हैं, इन दिनों गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। तो ये जो शब्द है यदि हमें इनकी हिंदी याद होती है तो हम पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है या फिर ये जो सब वर्ड है वो किस टेंस से संबंधित है। तो एडवर्ब्स ऐसे ही पहचानी जा सकती है, और 102 बार यदि हम प्रत्येक टेंस की पढ़ लेते हैं तो वैसे भी याद हो जाती है। चलिए जैसे एट दिस टाइम होता है इस समय, एट दिस मोमेंट होता है इसी क्षण, स्टिल होता है अभी तक, स्टिल का हिंदी होता है अभी तक। डे बाय डे होता है दिनों दिन, डे बाय डे क्या होता है दिनों दिन। जैसे पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तो ये किस टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। टुडे होता है आज। तो ये जो वर्ड हैं इनको यदि आप इन सब की हिंदी याद कर लेते हो, मैंने बता दिया आप क्रम वाइज करके इनको लिख लेना, और हिंदी यदि याद होती है तो मेरे हिसाब से एडवर्ब्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक से दो बार प्रत्येक टेंस के एडवर्ब्स पढ़नी है। तो हो गया होगा आपका जो कंफ्यूज था कि सर इनको याद करने की कोई ट्रिक बताओ, ट्रिक नहीं होती, बस आप इनकी हिंदी याद कर लो, फिर आप 100% अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये जो एडवर्ब्स है वो किस टेंस की है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके यूजेज की। भाई इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है एक तो वर्तमान की गतिशील क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, तो ये तो परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलने के वक्त जारी हो, बोलने के वक्त जारी हो, और दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि वर्तमान की गतिशील क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए। तो इसका यूज होता है एक तो वर्तमान की गतिशील क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, और एक भविष्य के पूर्व नियोजित व्यक्तिगत कार्यों को व्यक्त करने के लिए। देखो ये है भविष्य के पूर्व नियोजित व्यक्तिगत कार्य को व्यक्त करने के लिए। तो जब भविष्य का कोई कार्य हो, पूर्व नियोजित कार्य हो, पहले से बनाई हुई कोई प्लानिंग हो या फिक्स प्रोग्राम हो, वो व्यक्तिगत, ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, यदि कार्य व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत यदि कार्य है तब तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। और आपको याद है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर भी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब किसी भविष्य के पूर्व नियोजित आधिकारिक कार्य, हमने पढ़ा था कि भविष्य के पूर्व नियोजित आधिकारिक कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है, जिसमें हमने उदाहरण भी दिया था प्राइम मिनिस्टर वाला कि कल प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री है वो जयपुर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं या फिर जयपुर आएंगे, कल प्रधानमंत्री जी जयपुर आएंगे, बात कल की हो रही है, जबकि टेंस में हमने वाक्य लिखा था उसमें विजिट्स एस लगाया था, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों लगाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक रूल होता है कि भविष्य के पूर्व नियोजित आधिकारिक कार्य होता है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही प्रयोग होता है। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, भविष्य के पूर्व नियोजित व्यक्तिगत कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, आप समझ सकते हो परिभाषा से हिंदी वाक्यों की पहचान हो गई, एडवर्ब्स हो गई और यूज हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कि जब इसके अफर्मेटिव जो वाक्य हैं वो कैसे होते हैं, इसके नेगेटिव वाक्य कैसे होंगे, इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे होंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे होंगे। बस 4 स्ट्रक्चर पढ़नी है और हमें इसके मैं आपको 5 या 7 एग्जाम्पल करवाऊंगा, हो सकता है एग्जाम के अंदर उन्हीं में से आ जाए, नहीं उनका हिंट आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस टेंस के अंदर एडवर्ब्स है ये याद रखना। यदि इस टेंस का कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो 100% आपको एडवर्ब्स में से ही पूछा जाएगा, तो आप एडवर्ब्स पक्का इसकी याद कर लें और थोड़ा सा इनको आप ना समझ के हिंदी पे गौर करें, आपको आसानी से याद हो जाएगी एडवर्ब्स। तो चलिए अब हम पहले पढ़ लेते हैं उनकी स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है इज, एम और आर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा याद रखना कि कंटिन्यूअस कौन सा ही हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, और चाहे फ्यूचर के दोनों कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 में से 6 ऐसे टेंस होते हैं जिनके लास्ट में ये नाम आता है कंटिन्यूअस। 12 में से 6 टेंस के नाम क्या आता है? कंटिन्यूअस। और जब भी कोई टेंस हो उसके अंदर हमें कंटिन्यूअस नाम दिखे तो हमेशा उसके अंदर जो मेन वर्ब होती है वो क्या आती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जो 6 टेंस होते हैं उनकी मेन वर्ब तो हमें याद ही नहीं करनी पड़ती कि सीधा याद रखो कंटिन्यूअस नाम आ गया तो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एमआर। तो सब्जेक्ट तो सब में होता ही है, इसमें याद करने वाली क्या एक चीज है? यही चीज है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नाम कहीं भी दिखे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये याद नहीं करना। और सब्जेक्ट सब में सबसे पहले होता है और ऑब्जेक्ट अंत में होता ही है। तो हमें याद सिर्फ यही करना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी आती है? इज, एम और आर। और पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर सभी टेंस में ऐसे होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज, एम, आर, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो देखो नोट कहाँ लगा हुआ है? नोट कहाँ लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के तो बाद में और मेन वर्ब से पहले। तो जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस के अंदर, ये बात सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नहीं हो रही, आप किसी भी 12 टेंस के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हो तो सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि मेन वर्ब से पहले क्या लगा दो? नोट। तो पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसलिए मैंने ये नोट लगा के आपको लिखाया है कि याद रखना हमेशा कि जब भी पॉजिटिव से क्या बनाए नेगेटिव सेंटेंस तो क्या होगा? मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है उससे पहले क्या आ जाएगा? नोट। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना है? आपको बोल दे कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव बनाओ, तो क्या होगा? हमेशा याद रखना मेन वर्ब जो भी होती है उससे पहले क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। तो देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी है, इसकी मेन वर्ब है, इससे पहले क्या लग गया? नोट। तो ये पॉजिटिव था, ये क्या बन गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या हुई? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इज, एम, आर तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो लेनी पड़ेगी नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके अंदर क्या है? सब्जेक्ट पहले आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है दोनों के अंदर। जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेना आप कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यहां होती है वो किससे? सब्जेक्ट से पहले ले आओ। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आओ और लास्ट में ये चिन्ह लगा दो, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं और इंग्लिश में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें सिर्फ याद क्या करना होता है? दोबारा देखिए, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है ना वो हमें याद करना होता है। और पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर सबको पता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब कंटिन्यूअस नाम आता है मेन वर्ब, तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी आएगा, तो खेल खत्म, याद नहीं करना। अब सिर्फ इतना याद करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। तो बस पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या हुई? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यदि पॉजिटिव याद हो गया तो नेगेटिव क्या होगा कि भाई मेन वर्ब होती है उससे पहले नोट लगा दो, तो मेन वर्ब से पहले नोट लग गया तो नेगेटिव हो गया। तो याद आपको टेंस कभी स्ट्रक्चरें याद नहीं करी जाती, टेंसेज के अंदर याद करोगे तो कितनी करोगे? एक टेंस के अंदर 4 स्ट्रक्चर है, 12 पूरे टेंस है, इतनी स्ट्रक्चर याद नहीं होती। तो एक बार सिर्फ समझ लीजिए, देखो कंटिन्यूअस के अंदर आपका जितना भी कोई कंफ्यूज है वो दूर कर लो, और फिर भी यदि कोई कंफ्यूज रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भाई ये सर एक छोटी सी प्रॉब्लम और बताओ, तो अगले टेंस के अंदर मैं वो भी दूर कर दूंगा। तो टेंस के अंदर रटना कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखो पॉजिटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब भाई कंटिन्यूअस नाम है तो मेन वर्ब तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या आएगा? आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब याद कर लो इज, एम, आर बस।
अब नेगेटिव क्या होता है कि मैन वर्ब के बाद नोट लगा तो लगा दिया। ये नोट लगा के मैंने लिखा है कि सभी टेंस के अंदर हम ऐसा ही करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे, जो भी मैन वर्ब होगी उससे पहले क्या लगा देंगे, नोट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में है। अब आपको इंटरोगेटिव बनाते टाइम क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको पहले ले जाओ, तो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और ये एक इंटरोगेशन चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह या मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब बात करें भाई, ये तो था प्रश्नवाचक वाक्य। अब होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक में नकारात्मक। देखो पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसका उत्तर हाँ में दे मिल सके, जिसका उत्तर हाँ में मिलता है वो होता है पॉजिटिव, जिसका उत्तर ना में मिलता है वो होता है नेगेटिव। और प्रश्नवाचक वाक्य आपको पता ही है कि प्रश्न पूछना। जैसे पॉजिटिव की बात करें तो क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप नेगेटिव की बात करें जिसका उत्तर ना में आए वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। प्रश्नवाचक में पूछा जाए क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, या क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम डांस कर रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब प्रश्नवाचक की स्ट्रक्चर क्या होती है कि सिर्फ पॉजिटिव याद रखो, पॉजिटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले ले आओ, तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ जाएगी, इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये चिन्ह। बस प्रश्नवाचक के अंदर यही याद करना है और कुछ याद करना बस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है कि इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव नाम आते इतना याद रखो कि जो भी मैन वर्ब होती है उससे पहले नोट, इसीलिए ये नोट मैंने लिखवाया कि मैन वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, नोट। तो देखो ये इंटरोगेटिव है, इससे नेगेटिव बनाते हैं, इसकी मैन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, इससे पहले क्या लगा देना, नोट। तो देखो इंटरोगेटिव में नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, और फिर देखो मैन वर्ब आती है ना, मैन वर्ब ये रही मैन वर्ब, इससे पहले क्या आ गया, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक है इसलिए मार्क ऑफ सॉरी क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसके लिए 4-5 एग्जाम्पल कर लेते हैं, और ये टेंस कंप्लीट। इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी, एक तो स्ट्रक्चर समझ लेना अच्छे से, एक इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, और एक इसकी जो एडवर्ब है उनको अच्छे से याद कर लेना। याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एडवर्ब्स को आप सिर्फ उनका हिंदी याद रखो, हिंदी यदि आपको पता है तो आप उस टेंस से जोड़ के देखिए कि ये किस टेंस से जुड़ रही है, तो याद करने की जरूरी नहीं होती, एडवर्ब्स की यही ट्रिक होती है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले तो ये देखते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर, वो कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। तो देखो क्या होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अब इज कब आएगा, ये इज, एम और आर ये कब कब यूज होंगे, तब वो चीज किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगी, जो सेंटेंस जो वाक्य दिया है उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। देखो कैसे, यदि सब्जेक्ट है सिंगुलर, आपका कोई सेंटेंस, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इज, एम, आर आएगी, एग्जांपल्स लेंगे हम 5-7, तो उसमें भी ये कंफ्यूज दूर हो जाएगा। और अभी पहले से देख लो क्या होता है कि जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि एक वचन, जब किसी भी वाक्य किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता क्या हो, सिंगुलर एक वचन हो, जब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। और जब सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल मतलब कि बहुवचन, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता प्लूरल बहुवचन हो तब क्या आएगी, आर। और जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता आई हो, क्या हो, आई, तब क्या आएगा, एम। तो आई एम। अब बहुत बार हम जब वाक्य खुद बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम, लगभग एम ही नाम आता है। तो आई के साथ सब्जेक्ट क्या है, आई यदि सब्जेक्ट है तब तो आएगा एम हेल्पिंग वर्ब, यदि प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब। देखिए एग्जांपल। अब एग्जांपल ये टेंस है जो एग्जाम में इस हिसाब से पूछे जाते हैं, आपको जो टेंस है वो एग्जाम में इस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो ये अब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से हमें क्या क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखो पहले तो सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट दिया अगले ने सी, तो सी एक वचन है या बहुवचन, तो सी है एक वचन।
सी क्या है? एक वचन। ही, सी, इट, ही, सी और इट या फिर किसी एक का नाम हो तो ये सब होता है एक वचन होता है। ठीक है, एक वचन। तो देखो अब एक वचन, चलो यहां मैं लिख ही देता हूं एक वचन। क्या क्या हो सकता है? सी हो सकता है, ही हो सकता है और इट हो सकता है और किसी का नाम हो सकता है। ये सब एक वचन होंगे तो इनके साथ क्या आएगा? इज। ठीक है, अब देखो बहुवचन, बहुवचन की बात करें तो वी, एक, दे, ये दोनों क्या है? बहुवचन। और आई है, आई मिस में होता है, इसके साथ एम आता है। अब देखो सी, तो अब हमें पता चल गया। पहले देखो ये वाक्य हमें पहचानना है कि हमें पहले अगला खुद नहीं देगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, हमें तो पहले ये पहचानना है कि ये सेंटेंस है किस टेंस का। देखो सी, इसमें हमें वर्ब भरनी है, इसने दिया है रीड, रीड मिस पढ़ना होता है, इंग्लिश दीज डेज। अब इस वाक्य के अंदर मुझे एक ऐसा शब्द दिखाई दे रहा है जिससे मुझे ये पता चल सकता है कि ये वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। वो वर्ड क्या है? दीज डेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी एडवर्ब लिखी थी, एडवर्ब में इसके था दीज डेज, मतलब कि इन दिनों। तो सी, अब हमें ये वर्ड देखते ही पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा, सॉरी टेंस कौन सा है इसके अंदर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ये देखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, फुल स्टॉप है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव की हमें स्ट्रक्चर याद आनी चाहिए। सब्जेक्ट इज एम आर में से एक आएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, तो सी आ गया। अब इनमें से हेल्पिंग वर्ब भरो, तो आई के साथ आता है एम, तो ये तो कैंसिल, एम नहीं आएगी। प्लूरल के साथ आता है आर, तो प्लूरल तो है नहीं, सी तो एक वचन है। तो अब हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, तो मैं लिख दूंगा इज। अब हमें यहाँ मैन वर्ब दी हुई है रीड, लेकिन हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है? मैन वर्ब होता है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? रीड के साथ क्या हो जाएगा? रीडिंग। चलिए अगला सेंटेंस, अगला है वी ब्रैकेट सॉरी खालिस्तान वॉच ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। तो इसके अंदर हमें ये एडवर्ब दिख रही है कि एट दिस टाइम। अब हमें याद आ जाना चाहिए एट दिस टाइम देखते ही कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है? एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पता चल गया एक सेंटेंस को देखते ही। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी देखो सिंगुलर है, प्लूरल, तो वी तो है प्लूरल। अब वी प्लूरल होता है तब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आर, तो क्या लिख देंगे? वी आर। अब वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो वॉच, वॉच के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो वॉचिंग। ठीक है, वी आर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। हम इस क्षण या फिर हम इस क्षण मैच, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, है ना। चलिए देखिए अगला, पोल्यूशन, पोल्यूशन ब्रैकेट ग्रो डे बाय डे। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे। देखो पॉल्यूशन ग्रो डे बाय डे। अब देखो डे बाय डे पता चल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब अभी हमने लिखी थी, डे बाय डे, दिनों दिन। इसका अर्थ है कि पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्या है? दिनों दिन बढ़ रहा है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? एक तो डे बाय डे तो पता चल जाएगा भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ग्रो के साथ आईएनजी लग जाएगा। चलो ग्रो के साथ आईएनजी तो लग जाएगा, ग्रोविंग हो जाएगा ये। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां इज आएगा या आर आएगा? एम तो नहीं आएगा, एम तो आई के साथ आता है, तो एम तो नहीं आएगा। अब इज या आर में से क्या आएगा यहां पे? तो उसके लिए देखो क्या होता है, जब सब्जेक्ट एक वचन हो तब तो इज आता ही है, प्लूरल होने और बहुवचन पर आर आता है। लेकिन अब पोल्यूशन है, पोल्यूशन, अब ये डिपेंड करता है हमें संज्ञा पे। देखो नाउन, आपने नाउन नाम सुना होगा, नाउन, NOUN, NOUN नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो पोल्यूशन एक नाउन है, और जब नाउन अनकाउंटेबल हो, मतलब कि यदि गिना नहीं, अनकाउंटेबल मतलब कि जिसको गिना नहीं जा सके, जिसे हम गिन नहीं सकते या फिर जिसे हम तोल नहीं सकते। पोल्यूशन ऐसे थोड़ी ना करते हैं भाई जयपुर में 5 किलो पोल्यूशन हो लिया, ऐसे नहीं बोलते ना कि भाई जयपुर में 5 किलो पोल्यूशन है, दिल्ली में 50 किलो पोल्यूशन है, या फिर पोल्यूशन हमारे जयपुर की बात करें तो भाई जयपुर में 5 पोल्यूशन है और दिल्ली में 11, बम्बई में 20,
ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी कोई नाउन जिसको नहीं गिन सकते हम, तो उसके साथ हमेशा है हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर वाली आएगी। हमेशा याद रखना, यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, ऐसी कोई नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर वाली आएगी। तो यहाँ इस टेंस के अंदर सिंगुलर कौन है, इज आती है, सिंगुलर के साथ इज। तो ये क्या जब पोल्यूशन इज ग्रोइंग, पोल्यूशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, पोल्यूशन दिनों दिन, प्रदूषण दिनों दिन बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि वी खालिस्तान enjoy a match on TV now। तो अब हमें इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है, नाउ। नाउ इसकी एडवर्ब है, तो नाउ देख के हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमें हेल्पिंग वर्ब पता है, इजएमआर आती है, तो यहाँ वी आ गया, तो वी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। अब मेन वर्ब के साथ क्या होगा, इंजॉइंग, आईएनजी लग जाएगा। अगली बात करें, द प्राइस ऑफ ऑनियन, प्राइस मतलब कि रेट है ना, मूल्य ऑफ ऑनियन, प्याज का मूल्य गो अप डे बाय डे, तो डे बाय डे हो रहा है इन दिनों, है ना, तो डे बाय डे गो अप। अब देखो डे बाय डे देख के हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो द प्राइस ऑफ ऑनियन, तो प्राइस ऑफ ऑनियन। अब ऑनियन अनकाउंटेबल नाउन नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके साथ इज आएगा, क्योंकि प्राइस ऑफ ऑनियन, अब प्राइस तो अनकाउंटेबल ही है ना, तो प्राइस ऑफ, तो इसमें आ जाएगा द प्राइस ऑफ ऑनियन इज गोइंग, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग अप डे बाय डे, कि जो है प्याज का जो मूल्य है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। लिसन, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और नीचे वाला भी, ये दोनों एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें शायद अदर चीज भी हमें थोड़ी समझ में आ जाती है। देखो लिसन, लिसन होता है सुनो, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं सुनो, तो लिसन समवन, समवन मतलब कि कोई, समवन क्या होता है, कोई। खालिस्तान ट्राई टू ओपन द गेट, ट्राई टू ओपन द गेट, कि सुनो कोई गेट ओपन मीन्स खोलने का प्रयास कर रहा है, ट्राई टू ओपन द गेट, सुनो कोई गेट खोलने का प्रयास कर रहा है। अब मैंने इसकी हिंदी बनाई है, तो भी इसमें रहा है लास्ट में आ रहा है, तो स्पष्ट बात है रहा आ रहा है, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें सेंस हमें समझना है कि मैं किसी को बोलूं सुनो कोई गेट खोलने का प्रयास कर रहा है, तो वो कब कर रहा है प्रयास, अब कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मतलब उसका काम जारी है, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसके अंदर आपको एडवर्ब नहीं दिख रही, एडवर्ब दिखे बिना ही हम बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे बता सकते हैं कि लिसन सुनो, आप किसी को बोलते हो, ऑब्वियसली बात है सामान्य सी, आपका सब मानिए आपके घर की गेट बंद है, कोई आपका गेट खोलने का प्रयास कर रहा है, तो आप अब घर वालों को बोलोगे कि भाई सुनो, ध्यान से सुनो, या फिर लुक देखो, यहाँ लुक भी हो सकता है, इसी लिसन की जगह हम लुक भी लिख सकते हैं कि सुनो या फिर देखो कोई गेट खोलने का प्रयास कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें मैंने नोट क्यों लिखा है, आपको हमें ये लिखना है कि इस क्रिया में एट दिस टाइम मतलब इस समय, या फिर एट दिस मोमेंट भी लिख सकते हैं, का अर्थ आ रहा है। तो इस प्रयास करना मतलब कि अब कोई प्रयास कर, सुनो समवन इज, तो अब क्या आएगा समवन, तो समवन क्या होता है अकेला, एक, तो एक वचन, एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज, और ट्राइंग TRYING। अगला देखो सीम वेरी हैप्पी टुडे। अब आप क्या करोगे, ये जो टुडे है ना, ये जो टुडे इसको देखोगे, और टुडे हमने अभी भी देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब में टुडे था, और आप क्या करोगे, टुडे को देखते यहाँ इज लगाओगे क्योंकि सिंगुलर है, और ING लगा दोगे, और वो क्या हो जाएगा गलत। रीजन ये होता है कि सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम का क्या मतलब होता है प्रतीत होना, और सीम हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगा ये।
सीम हमेशा सीम होता है, प्रतीत होना, तो सीम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो इसके सीम इसके प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये इस वाक्य के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूं सीम। अब हमें पता है एस या ई एस लगेगा क्योंकि यहाँ क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। कल हमने पढ़ा था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर किसी का नाम हो, सिंगुलर हो या फिर किसी का नाम हो तब उसके एस या ई एस लगता है। अब एस लगेगा या ई एस लगेगा उसको देखना है। तो इसके लास्ट में हमने पढ़ा था यदि वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एच ये शब्द हो जब तो ई एस लगता है, बाकी एस लगता है। तो ऐसा कोई शब्द इसके लास्ट में है नहीं, इसके लास्ट में तो एम है, तो क्या लग जाएगा एस। शी सीम्स वेरी हैप्पी टुडे। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एकदम आसानी से आपने समझ लिया होगा। तो हमारे दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आराम से हो गई। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा लंबा टेंस है, उसका भी एक ही वीडियो बनाएंगे। आप टेंस ताई अगले छोटे हो बड़े उनका एक वीडियो बना के अलग से प्रत्येक टेंस का डाल देंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले और उन बच्चों को भी पढ़ाई में हेल्प हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।